हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हमारे आज के इस वीडियो में क्लास 12 सीरीज में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटेंस जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेटा, उसमें से लास्ट टॉपिक है हमारा ये कैपेसिटेंस। अभी तक हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में देखा, फिर उसके न्यूमेरिकल्स देखे, गॉस थ्योरम देखी, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी देखी, फिर उसके एक न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो देखा। सिमिलरली हम इस टॉपिक में भी वही काम करेंगे। पहले आज पूरे इस वीडियो में पूरा कैपेसिटर्स जितना भी है वो पूरा हम पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। उसके बाद हमने एक वीडियो फिर से इस टॉपिक का अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग बेटा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आईएससी, सीबीएसई और अदर बोर्ड के इंपॉर्टेंट। तो फिर से बस एक बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि एकेडमिकली आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है, तो प्लीज चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा, अभी हमने बात करी, कौन सा टॉपिक है? कैपेसिटर्स। तो पहला टॉपिक भी हम यही पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की बेटा, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जो होता है वो एक डिवाइस है, ठीक है, जो इसका काम होता है, इसका फंक्शन होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच इज होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। होल्ड की बात करें या फिर हम बोल दें बेटा कि स्टोर करता है, दोनों कंडीशन में हमें ये चीज समझनी होगी। यानी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज या होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टोर्ड चार्ज, अगर हम छोटे से फॉर्म में इसकी डेफिनेशन समझना चाहें, दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा। ठीक है, अगर कोई कहे क्या करता है तो ये किसका काम होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं बेटा दूसरे टॉपिक पर, इसी से रिलेटेड है, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस होता है बेटा एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज या स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कितना चार्ज वो स्टोर करता है। तो ये दो थ्योरेटिकल टॉपिक है, जैसा कि हमारे जो चैप्टर का नाम है, जो टॉपिक का नाम है, दैट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। थ्योरेटिकली हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो वो है क्या। क्लियर है? सेकेंड टॉपिक आपका है कैपेसिटेंस। अगर थ्योरेटिकली हम बात करें तो किसी भी कैपेसिटर की स्ट्रेंथ होती है, कि किसी भी कैपेसिटर की इंटेंसिटी होती है, को कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। दैट इंटेंसिटी, दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। न्यूमेरिकली बात अगर हम करें बेटा, तो रेशियो ऑफ चार्ज यानी स्टोर्ड चार्ज एंड वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। C से डिनोट करते हैं बेटे, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये बेसिक फॉर्मूला है पूरे कैपेसिटेंस में। जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे, हर टॉपिक के फॉर्मूले की स्टार्टिंग इसी से होने वाली है, Q इज इक्वल टू C इंटू V से। क्लियर है? तो बेटा Q इज इक्वल टू C इंटू V, और C की जो SI यूनिट होगी बेटे, SI यूनिट इज फैरड, FARAD, डिनोट करेंगे F से। अगर कभी स्मॉल यूनिट की बात करें बेटे, अगर कहीं मिली फैरड लिखा होगा 10 की पावर -3 फैरड, अगर माइक्रो लिखा होगा 10 की पावर -6, नैनो फैरड अगर कहीं मेंशन है -9, पिको फैरड मींस 10 टू द पावर -12 फैरड। ये हमारे स्मॉल यूनिट्स हैं, और SI यूनिट आपकी है बेटा फैरड। अगर कभी हम इसकी डायमेंशन की जरूरत पड़ जाए तो Q की डायमेंशन होती है बेटा AT, और V फॉर वोल्ट, वोल्ट होता है जूल पर कूलम, जूल यानी ml/t-2 कूलम करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज m-1 l-2 t की पावर 4 a स्क्वायर, दैट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस यानी फैरड। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कैपेसिटेंस का। थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल डेफिनेशन है, यानी Q अपॉन V या Q इज इक्वल टू CV
एसआई यूनिट है, उसकी डायमेंशन है और उसकी स्मॉल यूनिट्स के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक की बात हम और करें अब इसके कैपेसिटेंस का। जैसे आपका बोर्ड बेसिस पे आ गया बेटा कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर, यानी हमने बात करी बेटा कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड कंडक्टर, या आइसोलेटेड कैपेसिटर भी हम बोल सकते हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू आइसोलेटेड कंडक्टर, कैपेसिटेंस हमें बताना है, किसके लिए बताना है बेटे? ड्यू टू आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए बताना है, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड कैपेसिटर, ऐसे में ही रहने देते हैं। कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड कंडक्टर आइसोलेटेड, जैसे इसके लिए हमें निकालना है, हम बेसिक फार्मूले की बात वहीं से करेंगे बेटा। कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड कंडक्टर की बात हो रही है। जैसे हमारे पास एक बेटा आइसोलेटेड है कंडक्टर है, कैपेसिटर ही हमने अगर यहां पर ले लिया, ये है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास इसकी रेडियस है, अगर हम बात करें रेडियस है a, ध्यान से समझिएगा, और आइसोलेटेड है तो इसके सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज q। अभी थोड़ी देर के पहले हमने बात करी कि बेसिक फार्मूला जो स्टार्ट होगा हमेशा पूरे चैप्टर में, दैट इज c इज इक्वल टू q अपॉन v। तो अगर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है और हमारे सरफेस पे चार्ज बेटा q है, इसकी वजह से अगर यहां पर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। r का मतलब है रेडियस a है, ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें q अपॉन v, v यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई a। q से q कैंसिल हो गया बेटे, c इज इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a, ठीक है। अब अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आपका कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंडेंट है, क्या आपका कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, क्या आपका कैपेसिटेंस रेडियस पे डिपेंडेंट है, क्या आपका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंडेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है, तो बेटा आप गलती यहां कर जाओगे कि यहां से चेक कर लोगे, तो यहां से बिल्कुल नहीं चेक करना है। ये इनिशियल फार्मूला था, वी हैव फाइनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, वो दैट इज सोर्स फार्मूला। वहां से कभी भी आप रिजल्ट, कभी भी वेरिएशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। तो अगर पहली चीज हम देखें तो फाइनल फार्मूले में चार्ज नहीं आया, इसका मतलब कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, यानी चार्ज बढ़ाते जाओगे कैपेसिटेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली वोल्टेज इज ऑल्सो, वोल्टेज बढ़ाते जाइए कैपेसिटेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और रेडियस से अगर आप देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बेटा फिर से पहले चैप्टर में हमने बात करी थी, अगर किसी भी फॉर्मूले में, बिकॉज वी हैव फार्मूला k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन किसी भी मीडियम के लिए जो होता है वो k एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यानी अगर किसी भी फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो वो वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर। अगर वो ऊपर आ रही यानी नॉमिनेटर में आ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, डिनोमिनेटर में आ रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, यानी c डैश इज इक्वल टू kc होगा, यानी 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट इनटू a, यानी k से अगर हम डिपेंडेंसी चेक करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की होगी। अगर बेटा हम एक न्यूमेरिकल की बात करें इसी के लिए, न्यूमेरिकल आ गया आपका फाइंड कैपेसिटेंस ड्यू टू अर्थ। हमें अर्थ के लिए बेटा कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, और अर्थ की रेडियस आपको दे रखी है। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, वो दिया भी रहेगा। अगर कभी नहीं पता है तो याद भी रहता है, क्लास 11th में हमने
पढ़ रखा भी है। तो बेटा अर्थ भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ही होता है, यानी सी का फार्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें यहां से तो c इज इक्वल टू आ गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। बेटे एरिया रेडियस की प्लेस पे 6400 दैट इज इन किलोमीटर, तो मीटर में चेंज कर देंगे तो 10 टू द पावर 3 ये आपका कैपेसिटेंस ड्यू टू अर्थ आ गया, जो कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। अगले टॉपिक पे हम आते हैं कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास दो कंडीशन होने वाली है, हम दोनों की अलग अलग देखेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। पहली कंडीशन होगी बेटा फर्स्ट केस विदाउट स्लैब, एंड सेकेंड केस होती है बेटा विद स्लैब। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कोई भी बोर्ड एग्जाम अगर आप उठा ले सीबीएसई का या आईएससी का, अगर आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे बेटा, तो कैपेसिटर चैप्टर से आपको 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। 1 मार्क्स क्वेश्चन भी मिलता है, 2 मार्क्स में भी मिलता है, 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, और छोटे छोटे डेरिवेशन भी इससे बहुत पूछे जाते हैं। यानी सब कुछ मिला के अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है। अगर आप सिंपल सी भाषा में अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अगर कैसे बुक उठा लिया, कुछ देख लिया विदाउट एनी सजेशन, विदाउट एनी डायरेक्शन, तो पता है इसमें आप पढ़ते जाओगे और लास्ट में जब क्वेश्चंस पे आओगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। इसलिए बहुत ही टारगेटेड वीडियो मैं बना रहा हूं कैपेसिटर को लेके। आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज में जो 40-30 क्वेश्चंस हैं लेके बैठ जाइए। हर न्यूमेरिकल आपको किसी ना किसी फार्मूले से ही मिल जाएगा। वैसे भी हम सारे न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे एक फ्रेश वीडियो में, और ये बहुत आसान है। थ्योरेटिकल डेरिवेशंस भी जो है 2-2, 3-3 स्टेप के हैं, न्यूमेरिकल तो टोटली फार्मूला बेस्ड है। तो पहला टॉपिक है बेटा विदाउट स्लैब, यानी अगर हम बात करें कैपेसिटर पैरेलल प्लेट में होता है बेटा, प्लेट है एक पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव होगी। बेटा जो पॉजिटिव होगी उसको ऐड कर देते हैं सोर्स से, ध्यान से समझिएगा, और जो नेगेटिव होती है उसको कैपेसिटर में हम अर्थ कर देते हैं। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है बेटे d, और जो प्लेट है उसकी एरिया है a, क्योंकि प्लेट इस तरीके से रखी है, इनके बीच का सेपरेशन d है, और ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है दोनों के बीच की वो है एरिया a। अभी इनके बीच का मीडियम है बेटा एयर। अभी हम थोड़ी देर पहले की बात किए, कोई भी चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बेसिक फार्मूला कैपेसिटेंस का है, कोई भी टॉपिक कैपेसिटेंस का पढ़ेंगे, C इज इक्वल टू बेटे Q/V, यही बेसिक फार्मूला है, यहीं से हमें सारे फार्मूले, सारे डेरिवेशन स्टार्ट करने हैं। इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स में भी ये फार्मूला 100% एप्लीकेबल है। तो बेटा Q तो स्टोर्ड चार्ज है, V हमें निकालना है, V कहां पे निकलेगा, इनके बीच में। तो सबसे पहली बात अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर हमारे पास दो प्लेट है तो इनके बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे निकालें तो E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी Q/A एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ रखे हैं dV/dr इज इक्वल टू E, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अगर हम इनके बीच में पोटेंशियल निकालें तो V इज इक्वल टू बेटे आ गया E इंटू D, E की वैल्यू है Q/A एप्सिलॉन नॉट, D की वैल्यू है बेटा D। अब यही V की वैल्यू उठा के हम यहां पर पुट कर दें तो C इज इक्वल टू बेटा Q/D/A एप्सिलॉन नॉट। बेटा Q से Q कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये फार्मूला आ गया बेटा कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट स्लैब।
अगर इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो बेटा मीडियम है दैट इज एनी मीडियम। अब हमें भी पता है कि C डैश इज इक्वल टू होता है KC, यानी C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर उनके बीच में मीडियम है तो ये फार्मूला, अगर उनके बीच में मीडियम नहीं है तो ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा बेटा। ठीक है, अब इसके बाद की बात अगर हम करें स्लैब की कंडीशन में बेटे, हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इनके बीच की डिस्टेंस है बेटे D और एरिया है A जो अभी पिछले में ही पढ़े। अब इनके बीच में कोई इंसुलेटर सीट, माइका, ग्लास सीट कुछ भी प्लेस कर दिए जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटे K और इसकी थिकनेस है T। ध्यान से समझिएगा, थिकनेस है बेटा T। यहां पर मीडियम है एयर, यहां पर भी है एयर। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, जहां पर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इंसुलेटर सीट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें E डैश और जहां पर एयर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें E। ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार। अब अगर हम ध्यान दें बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी वो R पे डिपेंडेंट नहीं था। दोनों प्लेट के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहां पर एयर है, यानी जहां पर एयर है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम ही होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और E डैश बेटा सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर से वही बात रिपीट करूंगा, अगर किसी भी फार्मूले में बेटे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इसका मतलब वो वैल्यू डिपेंड कर रही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है तो E अपॉन K हो जाएगा। अगर हम वैल्यू पुट कर दें Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे प्लेट के बीच में बेटे इस केस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल दोनों की वजह से निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए डायग्राम में E जो है वो कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, D माइनस T पर, क्योंकि पूरा D था, T हटा दीजिए क्योंकि T थिकनेस तक E एप्लीकेबल नहीं है, प्लस E डैश कितने डिस्टेंस तक लग रहा है, T पर। तो भैया E की वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चे, Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट D माइनस T बेटा, प्लस E डैश की वैल्यू है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी E की वैल्यू में K नहीं है, यहां पर है Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट इंटू T। बेटा अगर यहां पर हम Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लें तो हमें मिल गया D माइनस T प्लस T अपॉन K, और यही वैल्यू अगर हम यहां पर उठा के पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है, ध्यान से जरा देख लीजिए। अगर हम इसको यहां पर पुट कर दें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की प्लेस पे बेटे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। Q से Q कैंसिल, C का फॉर्मूला आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये आपका फार्मूला आ गया जब बीच में कोई स्लैब होगी। ये आइडियल केस है, जब स्लैब होगी तो उसके लिए हमारे पास ये आ गया कैपेसिटेंस। जब स्लैब नहीं एयर मीडियम होगा तो ये है, और अगर उसके बीच में कोई मीडियम होगा तो फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये है बेटा। बहुत आसान से भाषा में अगर हम बात करें, अगर हम इसी का एक न्यूमेरिकल ले ले बेटा, एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं, इफ कैपेसिटेंस of a capacitor filled with air is C. If a slab of K is equal to 3 and T is equal to 3 millimeter introduced between them, then find capacitance। ठीक है, then find capacitance if initially D is equal to 5 मिलीमीटर। क्लियर है, C के फॉर्म में ही हमें बता देना है बेटा। तो इनिशियल जो है हमारा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी यहां से हमें सिर्फ A एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी थी जो कि CD है। ठीक है, यहां पर छोड़ दो। अब C डैश जो हमें निकालना है न्यू कैपेसिटेंस, स्लैब की बात हुई
ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बेटे। ए एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू रख दीजिए सी डी, यहां पर डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। वैल्यू इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं कि ऊपर नीचे सेम वैल्यू रख लेंगे। सी डी की प्लेस पर 5 माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 3 यानी 1 आ गया। 5c अपॉन 5 माइनस 3 प्लस 1 बेटे, 5c अपॉन 516 माइनस 3, इतना कैपेसिटेंस हमारे पास आ गया। यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को मॉडिफाई मॉडरेट करते रहेंगे बीच बीच में। अभी हम और न्यूमेरिकल्स इसके देखेंगे बाद में। एक और कंडीशन है बेटा, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि ऐसे है, एक कैपेसिटर ये प्लस माइनस और ये दो प्लेट रख दिया है K1 K2, या इस तरीके से है दो प्लेट इस तरीके से रख दिया K1 और K2। अब हमको यहां पर हमें पता ही है कि चार्ज का जो फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे होगा, तो यहां पर चार्ज अलग अलग जाएगा बेटा। तो क्लास 11th में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं पर भी थर्मल कंडक्टिविटी में K1 K2 दो हमारे पास अगर प्लेट हैं और यहां पर अगर हीट सेम जाती है तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला होता था बेटे 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और अगर हीट डिफरेंट जाती थी तो वहां पर पैरेलल स्लैब बोलते थे। उस केस में K इक्विवेलेंट का फार्मूला होता था K1 प्लस K2 अपॉन 2। ये क्लास 11th का थर्मल कंडक्टिविटी वाला चैप्टर हीट ट्रांसफर में था। अगर इस कंडीशन से हम यहां पर कोरिलेट कर लें बेटा, यहां पर हीट फ्लो करती थी तो हीट में देख लिया, अगर सेम हीट फ्लो कर रही है तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, अगर डिफरेंट हीट फ्लो कर रही है तो K1 प्लस K2 अपॉन 2। अगर यही केस यहां पर लगा दें और अगर चार्ज सेम फ्लो कर रहा है यानी ये कंडीशन हो गई, तो इसके लिए बेटा K इक्विवेलेंट आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो K इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जब पूरे में रख दिए हैं, इस केस का K इक्विवेलेंट बेटा हो जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन 2। अब इस केस का जो C आ जाएगा वो K इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसका जो सेकंड मेथड है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से, वो बहुत लेंदी और बहुत टफ है। यहां से करोगे एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें बेटा, फाइंड रेशियो ऑफ C फर्स्ट टू C सेकंड। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट केस में कैपेसिटर है, ऐसे रखा गया है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, इसकी 3 है। और बेटा सेकंड में इस तरीके से रखा गया है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है और ये 3 है, प्लस माइनस। यानी अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें चार्ज डिफरेंट जा रहा है, इसमें चार्ज सेम जा रहा है। यानी अगर अभी पिछले स्लाइड पर आओगे तो सेकंड केस ये है और फर्स्ट केस ये है बेटा। तो अगर हम फर्स्ट केस के लिए बेटे यहां पर अगर हम ध्यान दें, इस केस के लिए K इक्विवेलेंट हम फाइंड करें यानी K1 फाइंड कर दें तो कितना आ जाएगा। ये पैरेलल की केस हो गई K1 प्लस K2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 यानी आपका आ गया 5 अपॉन 2। अगर K सेकेंड फाइंड करेंगे बेटा हम तो 2K1 K2, तो 2K1 के यानी 2K2 यानी 3 अपॉन K1 प्लस K2 यानी 3 प्लस 2 5, यानी 3 2 जा 6 2 जा 12 अपॉन 5 आ गया। और बेटा C का फार्मूला होता है K इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये दोनों केस में हमारा कॉमन हो गया। अगर हम C फर्स्ट अपॉन C सेकंड फाइंड कर लें यहां से बेटे, तो हमारे पास K फर्स्ट अपॉन K सेकंड के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी यानी दोनों कंडीशन में गिवन है, सेपरेशन और एरिया सेम है, सेपरेशन और एरिया की वैल्यू सेम है। तो बेटा अगर हम यहां पर वैल्यू पुट कर दें K फर्स्ट का 5 अपॉन 2, इधर रख दें 12 अपॉन 5, तो हमारा आंसर आ गया 25 अपॉन 24। हम दो लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, हमें किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। वी कैन सॉल्व इजिली। ठीक है, सिर्फ हमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है अगर हमें K इक्विवेलेंट वाला फार्मूला याद है तो। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बेटा पहला कॉम्बिनेशन है बेटा हमारा सीरीज। सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
आईएससी और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का एक न्यूमेरिकल 100% आपके पेपर में होगा। कभी इक्विवेलेंट फाइंड करना हो, कभी एनर्जी से रिलेटेड होगा, कभी पोटेंशियल से रिलेटेड होगा, चार्ज निकालना होगा, लेकिन इक्विवेलेंट फाइंड करने वाला ट्रिक, इक्विवेलेंट फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट आपके पेपर में 100% रखा है। ये मान के चलिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स आएगा ही आएगा। तो ध्यान से जरा देखें, सीरीज का मतलब होता है बेटा चार्ज की वैल्यू सीरीज में सेम होती है। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। V की वैल्यू डिफरेंट होती है। यानी अगर हमारे पास बेटे 2 कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस C1 है, एक की C2 है, अगर एक बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी की इंटेंसिटी है V, तो अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करें हम, जो आ गया C इक्विवेलेंट, तो ये बैटरी हो गई V। अब हमें पता है कि जो चार्ज C1 का होगा वही चार्ज C2 का होगा और वही चार्ज C इक्विवेलेंट का होगा। वोल्टेज C1 का हो गया V1, C2 का हो गया V2, C इक्विवेलेंट का हो गया V। हमारे पास एक सदाबहारी फार्मूला Q इज इक्वल टू CV है ही, बिना इसके हम कोई टॉपिक आगे पढ़ेंगे ही नहीं। तो अगर यहां से हम आ जाए बेटा V1 की वैल्यू निकालें तो V इज इक्वल टू Q बाई C, तो V1 आ गया Q बाई C1। V2 अगर कैलकुलेट करें तो Q बाई C2। यहां से अगर V कैलकुलेट करें तो Q बाई C इक्विवेलेंट। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी बेटा। अगर टोटल वोल्टेज हम निकालें डायग्राम नंबर 1 से, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास V इज इक्वल टू आ गया बेटे V1 प्लस V2। अगर हम वैल्यू पुट कर दें V की प्लेस पे Q अपॉन C इक्विवेलेंट, V1 की प्लेस पर Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, तो यहां Q कॉमन है, कैंसिल हो गया। वी गॉट इक्विवेलेंट फार्मूला C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये हमारा मिल गया फार्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। जब सीरीज में कनेक्टेड हो, अगर क्लास 10th से आप इक्वेट कर रहे हो तो जो वहां पर पैरेलल का रेजिस्टेंस आता था वो यहां पर सीरीज का कैपेसिटेंस आ रहा है। पैरेलल की बात है बेटा, सेकंड कंडीशन है पैरेलल। पैरेलल में अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी, वोल्टेज इज इक्वल टू सेम एंड चार्ज इज इक्वल टू डिफरेंट। अगर हम ऐसे देखें, हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं C1 और दूसरा है हमारे पास बेटे C2। अगर ये पैरेलली कनेक्ट हैं, इनका वोल्टेज है V, तो इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों की प्लेस पर एक कैपेसिटर की इंटेंसिटी क्या होगी, वोल्टेज हो गया V। यानी C1 का भी वोल्टेज V है, C2 का भी V है, C इक्विवेलेंट का भी V है। इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है और इसका चार्ज Q है। इस फार्मूले से बेटा अगर हम Q1 फाइंड करें तो C1 इंटू V, Q2 फाइंड करें तो C2 इंटू V, यहां से Q फाइंड करें तो C इक्विवेलेंट इंटू V। चार्ज इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। Q इज इक्वल टू बेटा Q1 प्लस Q2। Q की वैल्यू है C इक्विवेलेंट इंटू V, Q1 की वैल्यू है C1V, Q2 की वैल्यू है C2 इंटू V। V कैंसिल हो गया, यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो इक्विवेलेंट का फार्मूला आ जाएगा बेटा C1 प्लस C2, और जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो फार्मूला आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसी के फॉर्म में अगर हम 2 तरीके का न्यूमेरिकल और आ जाए, यहां पर न्यूमेरिकल हमारा आ गया फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। अब आपके पास A टर्मिनल यहां पर है, कैपेसिटेंस 1, 2 एंड 3, ये आ गया B, ये आ गया A, और यहां से ये वायर कनेक्ट कर दिया गया C1, C2 और C3। अब आपको देख के समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है, सीरीज है कि पैरेलल है। इसको सॉल्व करने का एक बड़ा सॉलिड तरीका है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस वायर के वोल्टेज को अगर हम मान लें VA, तो ये आके यहां प्लेट से कनेक्टेड हुआ VA, और यही वायर देखिए आके यहां कनेक्ट हो गया VA, यही वायर इस प्लेट से कनेक्टेड है VA। ये वायर इस टर्मिनल का वोल्टेज है बेटा VB, यहां कनेक्ट हुआ VB, सेम वायर आके यहां कनेक्ट किया गया VB, यहां भी कनेक्ट किया गया VB। इससे आसान कुछ है ही नहीं। तीनों प्लेट का वोल्टेज VAB 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 आ गया, इसका मतलब वोल्टेज सेम है, तो ये पैरेलल है। C इक्विवेलेंट फाइंड किया, C1 प्लस C2 प्लस C3। लो बढ़िया, सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी से अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, C उसके बाद यहां पर लगा दिया चौथा, ये आ गया C, यहां से C
और ये 6C। तो बेटा अगर अब आप ध्यान से समझ पा रहे हो, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इतना जो पार्ट है हमारा ये पैरेलल हो गया, यानी C पैरेलल इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C 3C। अब आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से आ गया, C पैरेलल 6C, ये दोनों सीरीज में हो गए। 1/C इक्विवेलेंट अगर निकाल दें 1/CP यानी 3C प्लस 6C, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2C। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये तरीका पता है, अगर देख के आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये सर्किट सीरीज में है कि ये सर्किट पैरेलल में है, तो सबसे बेस्ट वे होता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करिए और चेक कर लीजिए। अगर वोल्टेज कॉमन है इसका मतलब पैरेलल है, वोल्टेज डिफरेंट है इसका मतलब सीरीज है। एक तरीका और है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, बैलेंस ब्रिज का न्यूमेरिकल रहेगा और पूछ लेंगे कि कैपेसिटेंस बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, ये अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल है ए बी, यहां C1 है, यहां C2 है, यहां C3 है, यहां C4 है, यहां C5 है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में बेटा C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 है, चेक कर लेंगे, तो उस कंडीशन में C5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो होता है व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। तब आपका सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, C1 C2 C3 C4 और ये रहा टर्मिनल B, ये रहा टर्मिनल A, C1 C2 C3 एंड C4। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में। अगर इनका इक्विवेलेंट आया CS1, इनका आया CS2, तो C इक्विवेलेंट हम निकाल देंगे, CS1 प्लस CS2। आपका वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। CS1 का CS2 कैसे निकालेंगे, CS2 इज इक्वल टू C3 प्लस 1/C4 और 1/CS1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरीके के भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। बस आपको यहां पर दो चीजें और चेक करनी होगी। अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल मान लिया कभी आ गया ए और बी में बताना है, ऐसे है बेटा ए और बी। अभी तो न्यूमेरिकल्स वीडियोस में हम और न्यूमेरिकल करेंगे, ये कुछ न्यूमेरिकल्स बस हम इस तरीके से डिस्कस करते चल रहे हैं। यहां पर इस तरीके का न्यूमेरिकल है, आपका बोल दिया यहां 3 फैरड 3 फैरड 3 फैरड 2 फैरड 3 फैरड 3 फैरड 2 फैरड 3 अब आपको इक्विवेलेंट ए और बी के बीच बताना है। तो उल्टा चलिए, सबसे पहले अगर आप चेक कर पा रहे होंगे ये तीनों है पैरेलल में, तो C पैरेलल अगर आप सॉल्व कर दोगे 3 सॉरी उल्टा बोल गया, तीनों है सीरीज में, यानी 1/C सीरीज अगर आप सॉल्व करोगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, डिनोमिनेटर सेम है यानी 3/3 1 आ गया। CS की वैल्यू आ गई बेटे 1 फैरड। अब आपका सर्किट अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बेटा, तो आपका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे देखिएगा ध्यान से। आपका सर्किट अब यहां पर बचा सिर्फ C सीरीज 2 फैरड, C सीरीज 2 फैरड 3 3 2 3 3। अब अगर देख पा रहे हैं ये दोनों पैरेलल में हो गए और पैरेलल में सॉल्व करोगे बेटा तो 2 + 1 अगेन 3 फैरड आ गया। फिर ये 3 3 और ये जो आया है पैरेलल, ये फिर सीरीज में होंगे, फिर सीरीज आ जाएगा 1, फिर ये 2 और ये दोनों पैरेलल में होंगे, फिर आ जाएंगे 3, फिर ये 3 3 और ये जो 3 आया सीरीज में हो गए, तो C इक्विवेलेंट आ गया 1 फैरड। यानी ऐसे न्यूमेरिकल को हम राइट साइड से सॉल्व करते हुए आएंगे 1 बाय 1 और इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे बेटा। अगले पॉइंट पे आते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर, बेटा। अब अगर यहां पर आप ध्यान दो, कहीं पर भी जो वर्क डन होगा वही आप एनर्जी निकाल दोगे, ठीक है, इक्वेट कर दोगे। यहां पर वेरिएबल है जो आप बेसिक फार्मूला पढ़ते आए थे, V = W/Q। तो अगर हम वर्क डन निकालते थे तो पिछले चैप्टर में बार बार Q × dV ले लेते थे, क्योंकि ये कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा था। यहां वोल्टेज कांस्टेंट है, मूव क्या कर रहा है, वेरिएबल क्या है, चार्ज। तो dW = बेटा V × dQ और हमारे पास एक सदाबहारी फार्मूला हमारा ऑलरेडी है, Q = C × V। अगर हम यहां पर इस फार्मूले से V की वैल्यू को रिप्लेस कर दें
तो हमें मिल गया Q अपॉन सी इंटू डी क्यू, और अगर हमें टोटल वर्क डन निकाला तो वही एनर्जी है 1 अपॉन सी, इसको इंटीग्रेट कर दिया Q इंटू डी क्यू, स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू है 0 टू Q, तो बेटा 1 अपॉन सी Q इंटू डी क्यू को अगर इंटीग्रेट करेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और लिमिट पुट कर देंगे तो हमें एनर्जी का फार्मूला एक मिल गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। लेकिन ये फार्मूला आप तभी लगाएंगे जब न्यूमेरिकल में हमें Q और C की वैल्यू गिवन होगी। अगर कहीं कहीं C भी दिया है, Q भी दिया है, तो हमें पहले से ही पता है Q इज इक्वल टू CV। अगर यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें बेटा तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C से कैंसिल हो गया, U इज इक्वल टू आ गया हाफ CV स्क्वायर। या फिर हम एक और रख सकते हैं, C की जगह पर रख दे बेटा Q अपॉन V, और यहां पर पुट कर दें तो हाफ Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, कैंसिल हो गया हाफ Q इंटू V। यानी हमारे पास एनर्जी के टोटल कितने फार्मूले आ गए? 3। Q और C गिवन हो तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, C और V गिवन हो तो हाफ CV स्क्वायर, Q और V गिवन हो तो हाफ Q इंटू V। इस अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके आराम से कैपेसिटेंस की एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी से रिलेटेड बेटा कभी कभी एक टॉपिक आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एक बार 11th में भी मिला था, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब अगर हमें निकालना हो बेटा, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए प्लस माइनस बीच की डिस्टेंस d है, एरिया a है, मीडियम एयर ही है बेटा, तो अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो एनर्जी का बेसिक फार्मूला है हाफ CV स्क्वायर। तो बेटा हाफ, इनके बीच में C क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अभी डेरिवेशन करते समय ही हमने देखा था V इज इक्वल टू होता है ED, स्क्वायर है तो हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर, कैंसिल हो गया, U इज इक्वल टू बेटे आ गया हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू D। यानी हम अगर इसको इस तरीके से लिख लें A इंटू डी तो आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और एरिया इंटू डी ही तो वॉल्यूम है, यही तो आप पढ़ रहे हैं, U इज अपॉन वॉल्यूम यानी AD। तो आपका एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला मिल गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। और इस फार्मूले से हम कभी फोर्स निकालना हो, वर्क निकालना हो तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक न्यूमेरिकल का ही टॉपिक है बेटा, जैसे अगर कभी बोल दिया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका की कैपेसिटेंस है C1, एक बैटरी यानी V1 वोल्ट से वो चार्ज हो रहा है। आप उसके बाद बोलेंगे बेटा आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, ठीक है, बोलेंगे कि अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर, यानी C2 जो है अनचार्ज है तो V2 की वैल्यू 0 हो गई, इनको कनेक्ट कर दिया, यानी अब ये दोनों कनेक्ट हो गए C1 और C2 पैरेलल में। सीरीज में कभी नहीं होंगे, तब तो इनका वोल्टेज क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो कॉमन। तो बोलेंगे कि कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो बेटा सबसे पहले आप इनिशियल फाइंड कर देंगे न्यूमेरिकल में हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस 0। 0 इसलिए कर देंगे क्योंकि U2 की जो है V2 ही 0 है तो एनर्जी 0 हो जाएगा। फिर यहां कॉमन पोटेंशियल निकाल देंगे, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, आराम से आ गया V। अब आप U फाइनल निकाल दें हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, और आप चेंज इन एनर्जी यानी लॉस निकालेंगे तो U इनिशियल माइनस U फाइनल कर देंगे और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट की बात करें तो कैपेसिटर में हमारे पास इतना ही कंटेंट है, इतने से ही हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं। चलते चलते हम एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक का और एक न्यूमेरिकल एनर्जी का इंडिविजुअल सबका चार्ज और एनर्जी निकाल के फिर हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल आएगा, कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिए। अ 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, a 900 picofarad capacitor is connected through a battery, is connected through a battery of voltage, battery voltage 200 volt. After disconnecting the battery, after disconnecting battery, another uncharged identical capacitor is connected.
then find new charge on each capacitor एंड लॉस इन एनर्जी। यह आपका न्यूमेरिकल है। यानी इनिशियली बेटा आपके पास एक कैपेसिटर था 900 पिकोफैरेड और वो चार्ज हो रहा था 200 वोल्ट से। बैटरी डिस्कनेक्ट की, एक दूसरा कैपेसिटर आइडेंटिकल ही है 900 पिकोफैरेड, अब वो अनचार्ज है। तो अभी कनेक्ट ना करिए, अभी इनिशियल अगर हम बात करें एनर्जी की तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, यानी हाफ C1 है बेटा 900, पिको है -12, V स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर 4, तो 2 2 से कर दिया तो U इनिशियल बेटा आ गया 9 2 जा 18 इंटू 10 टू द पावर ये 4 ये 2 6, यानी 10 की पावर -6 जूल इतनी एनर्जी इनिशियली है। जैसे ही इसको बेटा हम पैरेलल में सॉल्व कनेक्ट करेंगे C1 V C2 को, तुरंत वोल्टेज हो जाएगा कॉमन और वो आ जाएगा C1 V1, यानी 900 इंटू 200 प्लस 0, चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे आपका फार्मूला है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी 1800 वो कैंसिल ही हो जाएंगे। 2 आ गया आपका 100 वोल्ट बेटे। अब इस कंडीशन में आप U फाइनल निकाल दें, हाफ दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, 1800 पिको है -12 V स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4। अगर आप यहां देखेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर -6 जूल आ जाएगा, 4 2 6 2 9 जा, वहां 18 आया है, लॉस हुआ 18 माइनस 9 10 की पावर -6, यानी 9 इंटू 10 की पावर -6 जूल एनर्जी लॉस हो गई हमारी। 1 बाई 1 कॉन्सेप्ट पे चलना है। अब ये दोनों पैरेलल हैं बेटा, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है। Q1 निकाल देंगे C1 इंटू V, Q2 निकाल देंगे C2 इंटू V और आपका न्यूमेरिकल खत्म। लॉस इन एनर्जी भी आ गई, न्यू चार्ज भी आ गया। एक और न्यूमेरिकल बेटे, फाइंड फर्स्ट C इक्विवेलेंट, सेकेंड टोटल एनर्जी, थर्ड चार्ज ऑन ईच, फोर्थ वोल्टेज ऑन ईच, फिफ्थ एनर्जी ऑन ईच। और आपके पास डायग्राम ये सर्किट गिवन है, हंड्रेड वोल्ट, C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड या 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, एंड C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। 3 6 एंड 4। और आपको बताना है पहले इक्विवेलेंट, तो आप पहले आगे बढ़िए 1 बाई 1। ये दोनों कैसे हैं बेटा, सीरीज में, तो 1 अपॉन C सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, यानी 9 बाई 18। तो आपका जो बेटा सीरीज में आया वो कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड, और ये आपके पास C3 तो ऑलरेडी है, कितना है 4 माइक्रोफैरड, और आपका एक वोल्टेज से जुड़ गया कितना 100 वोल्ट। अब आपका फर्स्ट पार्ट C इक्विवेलेंट अगर हमें फाइंड करना है बेटे, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट निकलेगा 2 प्लस 4 यानी 6 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट आपसे बोला है टोटल एनर्जी बेटा, अगर हमें C इक्विवेलेंट मिल ही चुका है टोटल के लिए V स्क्वायर, यानी हाफ C इक्विवेलेंट आ गया 6 माइक्रो से बदल दो, V स्क्वायर 10 100 इंटू 100, तो बेटा आ गया U इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -2 जूल एनर्जी आपकी आ गई। जब ईच पे पूछा जाएगा उस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा, कम से कम 10 न्यूमेरिकल PYQ के मिल जाएंगे जिसमें ईच कैपेसिटर पर चार्ज या वोल्टेज की बात हो रही होगी। तो बेटा ईच में करने के लिए हम रिवर्स चलते हैं। अभी ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, यानी जो वोल्टेज 100 वोल्ट है वो C3 का भी 100 होगा, C सीरीज का भी 100 होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। अगर हम Q3 निकाल दें बेटा तो C3 इंटू V, C3 यानी 4 इंटू V 100 यानी 400 माइक्रोकूलम, और Q सीरीज अगर हम निकाल दें C सीरीज इंटू V, C सीरीज है 2 इंटू 100, सीधे आ गया 200 माइक्रोकूलम।
यानी जो चार्ज C1 पे होगा वही C2 पे होगा, वही सीरीज पे होगा। ये चार्ज आ गया बेटा Q1 और Q2, यानी एक पार्ट आपका ये वाला सॉल्व हो गया। Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, Q3 मिल गया। अब बेटा कभी वोल्टेज अगर बोले कि V1 अगर हमें चार्ज मिल गया Q1 अपॉन C1, V2 निकालना है Q2 अपॉन C2, V3 निकालना है Q3 अपॉन C3। सिमिलरली एनर्जी ऑन ईच निकालना है Q1 स्क्वायर अपॉन 2C1, सेकेंड पे निकालना है Q2 स्क्वायर अपॉन 2C2, थर्ड पे निकालना है Q3 स्क्वायर अपॉन 2C3। और अगर आप ध्यान से देख लो, आपके पास C1 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू है, C3 की वैल्यू है, Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू है, और ये सारे अननोन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। एग्जाम में इतने ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, कोई 2 कोई 3 पूछा जाएगा, हमने सब निकाल दिया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अब आप बेटा बस ये ध्यान रखना है, अगले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लेके आएंगे। 30 to 40 न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो पहले एक बार इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरी थियरी पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, और गारंटी है जब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे तो आधे न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसे भी ऑलरेडी अभी हम अगले न्यूमेरिकल उस पे लेके आएंगे। अगर कोई कंटेंट ऐसा आपको लगता है कि छूटा रहेगा, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे जो पढ़ाया हूं यहीं से न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। बार बार बस एक चीज, भरोसा रखें, मेहनत करें और कांस्टेंट डायरेक्शन में बढ़ें। ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट, आपका कंटेंट, आपका नॉलेज इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे आप अपने रिजल्ट को डायरेक्शनल आगे बढ़ते हुए लेके चलेंगे, और एट लास्ट जब आपका फाइनल एग्जाम होगा वहां पर आप एक अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। तो भरोसे के साथ वीडियोस को देखते रहें, नोट्स जरूर बनाएं। मिलता हूं अगले वीडियो में कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।